नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको मालूम है, कल दिन भर, दिन से लेकर रात तक 12 घंटे से अधिक चर्चा और बहस के बाद लोकसभा से ये वक्फ बिल पास कर दिया गया और अब जो है पेच सीधे सीधे राज्यसभा में है। देखिए, लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत है और उस हिसाब से आपको मालूम है कि 288 मतों से वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया। हालांकि राज्यसभा में भी संख्या ठीक ठाक है, बावजूद इसके राज्यसभा में इस बिल को लेकर बड़ा पेच फंस गया है। 8 सांसदों पर मोदी के इस ड्रीम बिल जो है वो अटक सकती है। सीधे बाबा के पास चलते हैं, फोन लाइन पर बाबा मौजूद है। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। बाबा, 8 सांसदों के इर्द गिर्द ये वक्फ बिल जो है वो घूम रहा है। क्या अपडेट और क्या जानकारियां हैं बाबा आपके पास? देखिए सागर, जब ये बिल लोकसभा में कल पेश किया गया, तब से ही हम लगातार इस खबर पर अड़े हुए हैं और हम लगातार ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। जैसा कि आपने बताया भी कि 543 में से 520 सांसद मौजूद थे और जिसमें वोटिंग जब 2 बजे रात में हुई तो 288 वोट मिले थे सत्ता पक्ष को, यानी बिल के पक्ष में, और 232 विपक्ष में मिले थे। इस आधार पर यह बिल पास हो गया और रात में ही फैसला ले लिया गया कि ये बिल जो है अब राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी और राज्यसभा के पटल में इस बिल के आने के साथ ही कहीं ना कहीं जो सांसें हैं, धड़कनें हैं, वो नरेंद्र मोदी की निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। कल आपने देखा कि पूरे दिन नरेंद्र मोदी को आंखें खोज रही थी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी कई आंखें खोज रही थी। लेकिन इन सबके बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि 520 सांसदों में 288 ने तो पक्ष में और 232 विपक्ष में वोट कर दिए और यहाँ तो बिल पास कराने में सरकार कामयाब हो गई। लेकिन राज्यसभा की स्थिति कुछ अलग है। 245 सांसदों वाली ये राज्यसभा अभी 236 है, बाकी की सीटें खाली है। इसमें 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी बिल को पास कराने के लिए। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कितना विकट हो सकती हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से यदि हम आपको बताएं तो 121 का आंकड़ा है पूरी तरह से सत्ता पक्ष के पास, और कांग्रेस के पास 85 और शेष जो है 30 अन्य के पास मौजूद है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं आप? तो 115 सीट जो है वो 112 सीट, माफ कीजिएगा, 112 सीट जो है वो राजग के पास है, एनडीए के पास है, जिसमें भाजपा के पास 96 है, जदयू के पास 4 है, यूपीपीएल के पास 1 है, एनपीपी के पास 1 है, एसडीएम के पास 1 है, पीएमके के पास 1 है, रिपाई ए के पास 1 है, टीएमसी एम के पास 1 है और निर्दलीय 1 है। 6 मनोनीत सदस्य हैं। यानी विपक्ष के पास जो सदस्य हैं उसमें 87 सदस्य जो है वो अभी वर्तमान में संपर्क सरकार यानी यूपीए सरकार के पास है, जिसमें कांग्रेस के पास 27, द्रमुक के पास 10, रासपा के पास 4, एजीएम के पास 1, आईयूएमएल के पास 1, झामुमो के पास 1 और एमडीएमके के पास 1 सदस्य हैं। अन्य 70 सदस्य में से तृणमूल कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन का कभी हिस्सा रही है और जब जरूरत पड़ेगी तो ये सरकार के विपक्ष में ही वोट करेगी, इनके पास 13 सदस्य हैं। वही बीजेडी के पास 7 सदस्य हैं, जो कि नरेंद्र मोदी से काफी नाराज चल रहे हैं और ये भी संभावना है कि वोट करेंगे विपक्ष में ही। तो वहीं आप की बात करें तो यहाँ भी 8 सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के। ये भी, जैसा कि संजय सिंह का रुख आपने देखा भी होगा राज्यसभा में उनका क्या रहता है, तो ये भी सरकार के विपक्ष में ही वोट करेंगे। वहीं तेरास जो है उनके पास 7 है और वो भी विपक्ष में ही वोट करेंगे। तो बात करें वाईएसआरसीपी की, तो ये भी जो वाईएसआरसीपी है, यहाँ भी स्टालिन की सरकार चल रही है। यहाँ की बात अगर करें हम तो 6 सीटें इनके पास हैं राज्यसभा में और 6 सीट जो पूरी तरह से सरकार के विरोध में वोट करेगी, यानी इस बिल के विरोध में। सीपीएम के पास 5, सपा के पास 5, राजद के पास 5, शिवसेना के पास 3, बसपा के पास 3, भाजपा के पास 3, जेडीएस के पास 1 और सीएट के पास 1 है, तदेपा के पास 1 है और केसीएम के पास 1 है। 8 सीटें जो हैं वो रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ की
जो वास्तविक परिस्थिति है वो क्या होगी। इस पूरी कहानी में एक बात तो आपने कल देखी होगी, आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, और इस वक्फ बिल को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक चीज साफ साफ नजर आ रही है सागर, कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अब यहाँ पर आकर के चेकमेट होने की स्थिति में पहुंच गई है। यहाँ की स्थिति आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में सरकार को अपना पक्ष और विपक्ष अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, और शक्ति दिखाने में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा सुबह से ही हो रही है कि सुबह से क्या, आप समझिए कि देश की जनता जो है 2 बजे रात तक जगी है और जग करके ये जानना चाहती थी कि इस बिल का आखिर होगा क्या। क्योंकि बिल पर जिस तरह गर्मा गर्मी थी और जिस तरह से इस बिल को सदन में फाड़ा गया वो भी आपको पता होगा। अब ये सारी परिस्थितियां जो हैं इशारा कर रही हैं कि राज्यसभा में सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अमित शाह की अग्नि परीक्षा तो है ही, इसके साथ साथ और भी कई बातें नजर आ रही हैं। सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 8 सांसदों में अटकी हुई है पूरी तरह से सरकार की सांस। गांधी परिवार और वक्फ बोर्ड, ये दो जो हैं ऐसे ध्रुव बन गए हैं जहां सरकार की सांसें अटकी हुई हैं, और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि कहीं सरकार जो राज्यसभा में डूब न जाए। अब राज्य सरकार में जो केंद्र की सरकार है उसको राज्यसभा में अपने बहुमत साबित करते हुए इस बिल को पास कराने की एक बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसी स्थिति में आपने बयान भी सुने होंगे, और उन बयानों को अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रतापगढ़ी ने वक्फ संशोधन बिल के पहले ही इसका विरोध कर दिया था, तो ओवैसी की बात आपने सुन ही ली। सरकार ने अपना पक्ष रखा, वो भी बातें हमने बताई। हमने किरण रिजिजू ने जब बिल इसको रखा, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जब बिल को रखा तब भी हमने आपको बताया था, और एक एक सांसद जो सदन में बोल रहे थे उन सभी बातों को हमने बारी बारी करके बताया था। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि जो बहस शुरू हो गई है, और अभी जो आप देख भी रहे होंगे लाइव के माध्यम से कि जिस तरह से राज्यसभा का ये जो सदन है वो स्टार्ट हो गया है, और कल ही इसको लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो गए थे और राज्यसभा में तल्खियां कल से ही चल रही हैं जी। इस बात को लेकर के। आज धनखड़ की भी परीक्षा है, और परीक्षा कहीं ना कहीं सरकार की भी है। यहाँ आकर के आप देखिएगा तो किस तरह से जो पूरी कहानी है वो रची जाती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हमने आज सुबह सुबह ही खबरों में बताया था कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो असल में है क्या। तो 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाई गई थी, बनाने की जरूरत महसूस हुई थी, और इसीलिए इसको 1954 में वक्फ एक्ट के नाम के से कानून बना करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया था। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके राज्य के वक्फ बोर्ड भी बनने शुरू हो गए थे। इस वक्फ में के साथ साथ देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड है। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग। इसकी चर्चा आपने पहले ही कर दी थी इस बिल के सदन में रखने के पहले। शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड के लोगों से आपने बातचीत किया था। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ था, और 1954 में इसी कानून के में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया था। समय समय पर इसकी समीक्षा होती रही है, जिसकी चर्चा आपने सुना भी होगा कि लालू प्रसाद ने क्या कहा था। उसको लेकर के कल रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे, जो पटना के सांसद है, पटना साहिब के सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा था। वक्फ संशोधन के माध्यम से ये बातें भी कही गई थी कि देश में जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों में तीसरे नंबर पे ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति आती है। ये भी बात सबको पता है। इन सभी बातों के साथ साथ वक्फ अरबी भाषा में के वाकूफा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है। अब इसको लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं उसको हर समय आपने देखा होगा। सबसे पहले 8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के सामने इसको रख दिया गया। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की जेपीसी कमेटी बनाई गई थी। अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक 34 बैठक करके राज्यों का दौरा करके भ्रमण करके इस्लामिक विद्वानों और कानून के जानकारों से चर्चा की गई थी। 30 जनवरी 2025 को कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी, और इसमें 655 पेज की रिपोर्ट सत्ता के
पक्ष के सामने सुझाव के लिए दे दिए गए थे। 14 बदलाव किए गए थे इसमें, वहीं विपक्ष के सभी संशोधन अस्वीकार कर लिए गए थे। आप समझिएगा इस बात को सागर, कि बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 28 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल लाने के लिए तैयारी कर चुकी है, क्योंकि कैबिनेट से इस बिल की मंजूरी मिल चुकी थी। इसके साथ साथ आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो याद कीजिएगा कि लोकसभा में ये बात अच्छी तरह से सभी जानते थे, यहाँ तक कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अन्य जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी जानते थे कि लोकसभा में ये बिल नहीं रुकेगी, लेकिन राज्यसभा में आते आते इस बिल के बारे में जो हम बार बार बता रहे हैं कि दम तोड़ेगी। जो सुझाव दिए गए थे, आपको याद होगा कि मैंने बताया कि इसमें 14 बदलाव किए गए हैं और विपक्ष के सारे संशोधनों को अमान्य कर दिया गया है, लेकिन 3 बदलाव की बात, 3 सुझाव जो दिए गए हैं उसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। अच्छा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के जो सुझाव थे, 2 अप्रैल को बिल लोकसभा में रात के 2 बजे पास हुआ और 3 अप्रैल को ये राज्यसभा में रखा गया है और इस पर चर्चा और बहस भी शुरू हो चुकी है। अभी तक इस बिल पर आपने नीतीश कुमार का एक भी बयान नहीं सुना होगा। अब इस पूरी कहानी को लेकर के एक बात तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये बिल जैसे ही राज्यसभा में आया है, सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं और इस बिल को लेकर के एक बात तो तय मान के चलिए कि राज्यसभा में इस बिल को आसान नहीं होगा पास कराना। बहस शुरू है, हमारी नजरें बनी हुई हैं, आप भी नजर बनाए रहिएगा सागर, और एक एक अपडेट और जो बयान आएंगे आप देखिएगा कि लोकसभा से ज्यादा तल्ख बयान यहाँ आएंगे। वहां तो बिल को फाड़ा गया था, यहाँ और भी बहुत सारी बातें होंगी और धनखड़ के लिए आज बहुत मुश्किल होगा सदन को संभालना और कैसे वो संचालित करते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, तो देखा आपने, बाबा ने एक एक चीजों को बड़ा बारीकी से समझाया। और देखिए राज्यसभा में ये बिल है, लोकसभा में जिस आसानी से पास हो गया है उस आसानी से संभावना तो नहीं लग रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की नजर है, देखना होगा क्या कुछ होता है। अपडेट तो आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681